हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले हमने टोटल भूगोल का 50 प्रश्न को डिस्कस कर चुका हूं और अगर जो आप उसको नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अर्थशास्त्र का टॉप 50 प्रश्न का महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए ये फर्स्ट वीडियो है अर्थशास्त्र का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम संबंधित है। आपको बता दें ग्रेसम का नियम, ये ग्रेसम का नियम होता कौन है। पर ये ग्रेसम थे कौन। ये ग्रेसम ये एक अर्थशास्त्री थे, महारानी एलिजाबेथ का अर्थशास्त्री। महारानी एलिजाबेथ कौन थे। एलिजाबेथ महारानी एलिजाबेथ की अर्थशास्त्री थे ग्रेसम। ठीक है। अब महारानी एलिजाबेथ ये कहाँ की थी, ये ब्रिटेन की रानी थी महारानी एलिजाबेथ, उसी के अर्थशास्त्री ग्रेसम थे। इसका ग्रेसम का जो नियम है यह किससे संबंधित है, यानी कि ग्रेसम का नियम कहता है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई पुरानी नोट है आपके पास, ठीक है, मान के चलिए 10 रुपया का आपके पास पुरानी नोट है और 10 रुपया का एक आपके पास नया नोट है, ठीक है। तो और आप कोई भी सामान खरीदेंगे तो पहले पुराना नोट ही आप खर्च करते हैं। तो ग्रेसम का नियम यही कहता है कि पुराना नोट जो होता है या नया नोट को चलन से बाहर कर देता है। वो अगर जो कोई किसी के पास रहता है पुराना नोट और नया नोट, तो उसने नया नोट को रख कर और पुराना नोट को चलाता है, तो यही ग्रेसम का नियम कहलाता है। ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि करेंसी के चलन से संबंधित है ग्रेसम का नियम। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं क्रेता बाजार ऐसे स्थान को घोषित करता है जहाँ, देखो क्रेता बाजार क्या होता है, खरीदने वाला बाजार ऐसे स्थान को घोषित करता है जहाँ मतलब कि पूरी तरह से व्यवस्था आने की वस्तुएं प्रतियोगी दरों पर उपलब्ध हो, यानी कि वस्तुएं प्रतियोगी दरों पर उपलब्ध होती हैं। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ सह अस्तित्व है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यह क्या होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के बीच, तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच बराबर अधिकार जो मिलता है वही मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र होता है सरकारी क्षेत्र, और निजी क्षेत्र क्या होता है, निजी क्षेत्र का मतलब होता है प्राइवेट क्षेत्र। ये दोनों का मतलब कि सेम पावर ही मिश्रित अर्थव्यवस्था में कहलाता है। आइए हम आपको बताते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था को सबसे पहले जो प्रस्तुत किया था, यह प्रस्तुत करता कौन थे मिश्रित अर्थव्यवस्था का। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो प्रस्तुत करता थे तो वो थे मिनार्ड किन्स थे। कौन थे, मिनार्ड किन्स थे। मिनार्ड किन्स मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्रस्तुत किया था। ठीक है। और इसने 1916 में वैश्विक महामंदी जो आया था, 1929 में जो पूरे देश में पूरे विश्व में महामंदी आया था, तो उस टाइम मिनार्ड किन्स ने 2 पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या था, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट था। क्या था, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पुस्तक का नाम था। और एक जो पुस्तक लिखा था जिसका नाम था इंटरेस्ट एंड मनी। क्या नाम था, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक का नाम था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के बीच। यानी कि देखिए अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्रस्तुत करता जो थे वो कौन थे, मिनार्ड किन्स थे। इसने जो पुस्तक लिखा था 1929 में, जिसका पुस्तक महामंदी के कारण इसने पुस्तक जो लिखा था वो पुस्तक का क्या नाम था, तो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट थे। क्या नाम था पुस्तक का, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पुस्तक का नाम था। और एक पुस्तक का नाम था इंटरेस्ट एंड मनी। यह कब प्रकाशित हुआ, 1929 में महामंदी के कारण ही यह पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो संयुक्त क्षेत्र है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। संयुक्त क्षेत्र यह होता क्या है, संयुक्त क्षेत्र होता है किसी उद्यम को जिसका स्वामित्व संयुक्त रूप से निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के पास हो, संयुक्त क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि प्राइवेट क्षेत्र के पास और सरकारी क्षेत्र के पास हो संयुक्त रूप से, वह संयुक्त क्षेत्र कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं किसी देश में रहन सहन के स्तर में परिवर्तन निम्न में से किसमें परिवर्तन द्वारा प्रतिबिंबित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन हुआ। यानी कि कोई जो देश है रहन सहन के लिए
ऋण चल के लिए वो किसमें परिवर्तन के द्वारा प्रतिबिंबित होता है, तो स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन द्वारा वो प्रतिबिंबित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्न कथनों में कौन सा एक हरित क्रांति की प्रकृति को सटीक ढंग से वर्णित करता है। तो सटीक ढंग से हरित क्रांति की प्रकृति को कौन वर्णित करता है। ऑप्शन ए है हरी सब्जियों की संघनन खेती, ऑप्शन बी है सघन कृषि जिला कार्यक्रम, ऑप्शन सी है अधिक उपज देने वाली किस्म का कार्यक्रम, ऑप्शन डी है बीज उर्वरक जल प्रौद्योगिकीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी यानी कि अधिक उपज देने वाली किस्म का कार्यक्रम। जब हरित क्रांति आया था उस टाइम में बहुत सारा अधिक उपज हुआ था, गेहूँ जैसे रबी फसल में बहुत सारा उपज आया था। ठीक है, जैसे अब आपको बता दें हरित क्रांति, या हरित क्रांति का जो जनक है ये कौन है, तो ये नॉर्मन बोरलॉग है। कौन है, नॉर्मन बोरलॉग है। कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति का जनक है। ये नॉर्मन बोरलॉग कौन का है, ये अमेरिका का है। कौन का है, अमेरिका का है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, जब हरित क्रांति को लाया था भारत में तो उसका नाम क्या था, तो हरित क्रांति जो भारत में लाया था जिसका नाम था MS स्वामीनाथन था। क्या था नाम था, MS स्वामीनाथन था हरित क्रांति को जिसमें भारत में लाया था। ठीक है, तो हरित क्रांति को लाने वाला भारतीय जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन है। तो हरित क्रांति को कब लाया गया, तो 1966-67 में लाया था। 1966-67 के टाइम में हरित क्रांति को लाया था MS स्वामीनाथन ने लाया था। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी यानी कि अधिक उपज देने वाली किस्म का कार्यक्रम। जब हरित क्रांति आ गया भारत में तो तेजी से उत्पादन बढ़ा था गेहूँ सब में, सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में हुआ था गेहूँ का। तो चलिए यहीं तक क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं निम्न में से कौन श्रम अधिनियम भारत में कृषि श्रम के हितों का संरक्षण करता है। तो श्रम अधिनियम जो है भारत में कृषि क्षेत्रों का श्रम हितों का संरक्षण कौन करता है, कौन सा अधिनियम, तो ये नियम है ऑप्शन बी यानी कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को पारित किया गया था 1948 में कहा गया था। अब देखिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये होता क्या है, यानी कि किसी का मजदूरी जो है कम से कम कितना होना चाहिए उसके लिए लेवल अलग अलग हैं। तो जैसा कम करता है वैसे के हिसाब से और अलग अलग स्टेट में है और केंद्र में भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या करें। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं बेरोजगारी के निम्न 4 प्रकार में कौन सा एक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अधिक घातक है। तो बेरोजगारी के निम्न 4 प्रकारों में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे जो अधिक घातक है वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी शिक्षित बेरोजगार जो है इसी का घातक सबसे अधिक अपने भारत में है। ठीक है, अब ये आपको बता दें चक्रीय बेरोजगारी, ये चक्रीय बेरोजगारी ये होता क्या है, जैसे कि मान के चले चक्रीय बेरोजगारी जो है ये मुख्य रूप से मांग और उत्पादन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, मांग और उत्पादन पर डिपेंड करता है चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, अब देखिए चक्रीय बेरोजगारी में क्या होता है, जब कोई वस्तु का मांग बढ़ता है तो उसका उत्पादन भी बढ़ जाता है। जब उत्पादन बढ़ जाएगा और किसी का मांग बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है उसका उत्पादन बढ़ेगा। जब उत्पादन बढ़ेगा तो वो और कर्मचारी को रखने का प्रयास करेगा कंपनी। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में होगा चक्रीय बेरोजगारी दूर हो जाएगा। यही क्या चीज़ होता है, अगर किसी का मांग घट रहा है, कोई भी चीज़ है उसका मांग घट रहा है और उसका उत्पादन भी घट रहा है, क्यों नहीं घटेगा, जब मांग घटेगा तो ऑटोमेटिक है उसका उत्पादन भी घटाना पड़ेगा, क्योंकि उसका सेल ही नहीं होगा तो माल तो उसमें उत्पादन तो उसमें उसको कमाना ही ना पड़ेगा, कम करना ही ना पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि उत्पादन उसका जो कम होगा तो उसके पास जो जितने भी मजदूर सब कर्मचारी वगैरह खट रहे थे उसको तो उसने भगा देगा, क्योंकि उसके वहाँ उतना ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही काम को मतलब चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं, जिसको भगा दे। पहले जैसे मान के चलिए नोकिया का कंपनी है और वो पहले खूब चलता, तो उस टाइम तो आदमी का ज़रूरत भी था कंपनी को तो रखता था, लेकिन जैसे ही स्क्रीन टच मोबाइल आया तो नोकिया भट्टी में बढ़ गया। भट्टी में जो बढ़ गया, नोकिया कंपनी में जो पहले से काम कर रहा था उसे क्या करेगा, उसे भगा ही ना देगा। तो वो जो भगा देगा, वो व्यक्ति जो भागा वो कौन सा बेरोजगारी में आएगा, तो वो आएगा चक्रीय बेरोजगारी। वो हो गया, मतलब कि चक्रीय बेरोजगारी को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मार्केट में जिसका मांग बढ़ेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। तो यही सबसे अच्छा तरीका है कि मांग बढ़ाएं, उत्पादन बढ़ाएं और चक्रीय बेरोजगारी को खत्म करें। अब देखिए घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है, तो घर्षणात्मक बेरोजगारी, अब ये घर्षणात्मक बेरोजगारी ये होता क्या है,
घर्षणात्मक बेरोजगारी होता है वर्तमान में कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, मान के चलिए वर्तमान में कोई व्यक्ति अभी नौकरी कर रहा है मेडिकल में। कहाँ कर रहा है? मेडिकल में कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है और ये नौकरी अभी ये छोड़ दिया। ये नौकरी को अगर जो छोड़ देता है ये व्यक्ति नौकरी को, तो ये अब काम क्या करेगा? तो यह अब दूसरा काम ढूंढेगा। ये दूसरा काम जो ढूंढेगा और इस टाइम जो बेरोजगारी इसको मिल रहा है, यही टाइम की बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं उदारीकरण अवधि में भारत के सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा है। तो देखिए उदारीकरण अवधि में भारत के सकल राजस्व में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा स्थित है कितना है? मतलब कि हिस्सा बढ़ गया है। क्या है? बढ़ गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। उदारीकरण अवधि में भारत के सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा बढ़ गया है। देखो उदारीकरण क्या होता है? 1991 का जो आर्थिक नीति था, 1991 का आर्थिक नीति, उस टाइम में एलपीजी पॉलिसी लाया था। कौन सा पॉलिसी लाया था? एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी पॉलिसी यानी कि लिबरल प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि अपने अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था को जोड़ना और कोई भी सरकारी मतलब कि प्राइवेट को अपना अधिकार मिला था। और जिसमें लिबरलाइजेशन तब जिसमें सरकार का अधिकार था उसमें प्राइवेट आदमी का अधिकार देने लगा धीरे धीरे, और जितने भी टैक्स इस सब था टैक्स को खत्म किया और कंपनी धंधे विदेशी कंपनी आ गया और अपना देश का अर्थव्यवस्था या विदेश की अर्थव्यवस्था से भी जुड़ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएंगे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए आ जाएंगे कि बढ़ गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं एक वित्त विधेयक व विधेयक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? एक वित्त विधेयक व विधेयक है जो भारत की संचित निधि को प्राधिकृत करता है, जो भारत के आकस्मिक निधि से व्यय को प्रतिगृहित करता है। ऑप्शन सी है जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्ताव को प्रभावित करते हेतु प्रतिवर्ष प्रस्तुत क्या? ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है निम्न में से जो पिछले वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत वित्तीय प्रस्ताव को संतुष्ट करने हेतु प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या करें? जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्ताव को प्रभावित बनाने हेतु प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।